ठीक है, वेलकम टू द चैनल नेम क्लैरिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिग बैंग एविडेंसेस। तो हमारा जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने समझा था बिग बैंग थ्योरी क्या है। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी में पहले में हमने समझा कि हाँ ठीक है, यूनिवर्स जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। वो है एक एनर्जी और जो दूसरी चीज़ है वो है मैटर। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ एक ही है, बस इनके फॉर्म्स अलग अलग हैं। ठीक है, मतलब एनर्जी मैटर में चेंज हो सकती है और जो मैटर है वो एनर्जी में चेंज हो सकता है। ठीक है, और ये दोनों ही हमारे यूनिवर्स में शुरू से ही एक फिक्स्ड अमाउंट में है। ठीक है, इस वजह से हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड तो कर रहा है लेकिन अपनी एक लिमिट तक जाकर वो रुक जाएगा और बाद में वापस से वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा, मतलब सिकुड़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, और बिग बैंग तो ये तो है कि हाँ चलो यूनिवर्स वो दो चीज़ों से मिलकर बना और ये दोनों ही चीज़ फिक्स्ड अमाउंट में हमारे यूनिवर्स में शुरू से ही पाई गई। ठीक है, अदरवाइज बिग बैंग में क्या था कि एक छोटा सा जो एक सिंगल पॉइंट है जिसे हम एक सिंगल एटम कहते हैं। ठीक है, इस छोटे से सिंगल एटम से यूनिवर्स की शुरू हुई थी। ठीक है, और धीरे धीरे ये एक्सपेंड करना स्टार्ट किया और आज जो इसका साइज़ है वो एक छोर से लेके दूसरे छोर, इसका मतलब पूरे यूनिवर्स का जो डायमीटर है वो 9400 करोड़ लाइट ईयर्स इतना बड़ा है। अब लाइट ईयर क्या है, तो बेसिकली लाइट की जो स्पीड होती है एक सेकंड में वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो यदि लाइट अपनी इस स्पीड से भी चलेगी तो भी उस लाइट को 9400 करोड़ ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है, मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में लाइट को अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग 9400 करोड़ ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा हो चुका है लेकिन पहले जब ये था तब एक छोटे से सिंगल एटम में था। ठीक है, तो अब ये जो थ्योरी है इसके क्या एविडेंस है, मतलब क्या एविडेंस है कि ये एक सिंगुलर पॉइंट से था, क्या एविडेंस है कि इसका एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी एविडेंस में हम समझेंगे। तो इसका जो फर्स्ट एविडेंस है वो है एडविन हबल। फर्स्ट एडविन हबल। तो एडविन हबल एक साइंटिस्ट, ठीक है, एस्ट्रोनॉमर भी हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक साइंटिस्ट समझते हैं अभी। तो इन्होंने ये चीज़ बताई थी कि जो हमारा यूनिवर्स है उसमें पहले ये माना जाता है कि यूनिवर्स जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी ही यूनिवर्स है। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ बताई कि मिल्की वे गैलेक्सी ये तो एक गैलेक्सी, इसके अलावा बहुत सारी गैलेक्सी, उन सारी गैलेक्सीज को मिला के हमारा यूनिवर्स बना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक गैलेक्सी क्या होती है, तो गैलेक्सी होती है ग्रुप ऑफ स्टार्स। अब ये जो ग्रुप होता है इसमें 100 से लेके 200 करोड़ स्टार्स इतने होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है। जिस ग्रुप में 100 से लेकर 200 करोड़ तक स्टार्स होते हैं उससे हम एक गैलेक्सी कहते हैं। तो पहले तो ये माना जाता है कि हमारे यूनिवर्स में, मतलब पहले तो ये माना जाता है कि जो हमारा सन है वो एक इकलौता सन है, मतलब पूरा ब्रह्मांड है और उस पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो हमारा सूरज है। लेकिन बाद में ये चीज़ हुई कि नहीं, हमारा सूरज भी एक सूरज है और अदरवाइज़ हमारे आसपास बहुत सारी सूरज हैं जिन्हें हम स्टार समझते हैं, और ये सबके सब सूरज है। तो ये सारे सूरज रह रहे हैं इस मिल्की वे गैलेक्सी में, तो मतलब ये मिल्की वे गैलेक्सी पूरा का पूरा यूनिवर्स है। लेकिन एडविन हबल ने ये चीज़ हुई कि नहीं, मिल्की वे गैलेक्सी भी एक गैलेक्सी है बाकी सारी गैलेक्सीज की तरह, और हमारे यहाँ पे जो गैलेक्सीज हैं वो भी कुछ 100 से लेके 200 करोड़ और जो भी उनकी वैल्यूज़ होगी पूरे यूनिवर्स में उतनी है। ठीक है, तो फर्स्ट इन्होंने ये चीज़ बताई। दूसरा जो इनका चीज़ थी वो इन्होंने बताई एक्सपेंशन के बारे में, कि सारी गैलेक्सीज तो है हमारे यूनिवर्स में लेकिन सारी गैलेक्सीज एक दूसरी गैलेक्सीज के दूर जाती जा रही है। अब इसको हम मतलब ये है कि हाँ यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो एक दूसरे से, मतलब हर गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जाती जा रही है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब जैसे हमने ये समझा था कि यूनिवर्स जो है उसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मास एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो ये जो इसमें डिवाइडेशन हो रहा है या फिर ये जो एक्सपेंशन है, तो इसको हम एक एग्जांपल समझ, जैसे ये एक गैलेक्सी ले ली और एक ही गैलेक्सी ले ली, ये हमने इसको लाइक 100 kg का मास हमने इसको समझा और इसको हमने कुछ 50 kg का मास समझा। ठीक है,
बहुत ज़्यादा साल बाद हमने ये चीज़ देखी कि ये चीज़ एक्सपैंड हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंशन से क्या मतलब है यूनिवर्स का, तो यहाँ पे हम देखेंगे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो पहले कम था, लेकिन अभी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। अदरवाइज़ इसका मास और इसकी एनर्जी का जो, मतलब इसका जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मास जो पहले था वो अभी है, जो पहले था वो अभी है, ठीक है। लेकिन फिर भी यूनिवर्स में एक्सपेंशन हुआ है, तो एक्सपेंशन जो है वो एनर्जी और मास में नहीं हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है इस बीच वाले स्पेस में। और ये जो स्पेस होता है ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलके बना हुआ है। डार्क मैटर अदरवाइज नहीं, मतलब प्लस डार्क एनर्जी से, ठीक है। तो डार्क एनर्जी मतलब जिससे स्पेस बना हुआ है, ठीक है। अब ये है कि जिनसे ये हमने समझी थी गैलेक्सी जो होती है वो स्टार से बनी होती है। तो स्टार्स का तो हमें पता है कि चलो ठीक है, स्टार्स में हमारा मास है, मास में हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, मास में हम लेते हैं हीलियम। अदरवाइज एनर्जी है तो ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, अदरवाइज रेडिएशन हो रहा है, इतना सारा जो मास है वो एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे हम एनर्जी को भी देख सकते हैं, मास के बारे में भी पता है। लेकिन ये जो स्पेस है ये किस चीज़ से बना हुआ है ये हमें नहीं पता, ये कौन सी एनर्जी वर्क कर रही है यहाँ पे ये हमें नहीं पता। हमें सिर्फ और सिर्फ डार्क मैटर के बारे में ये पता है कि हाँ उसका एक ग्रेविटेशन फोर्स है जो कि कहीं ना कहीं गैलेक्सी को होल्ड अप करने में इम्पॉर्टेंट रखते हैं। अभी हम देखेंगे गैलेक्सी का टॉपिक हम आपको बाद में बताते हैं कि गैलेक्सी क्या है और किस तरीके से ये वर्क करती है, ठीक है। तो अभी आप ये सिर्फ समझो कि एक्सपेंशन यहाँ नहीं हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है बीच वाली जगह स्पेस में, ठीक है। तो ये चीज़ है एक्सपेंशन के बारे में। दूसरी चीज़ एक्सपेंशन के बारे में ये कि जैसे यदि हम ये पूरा का पूरा यूनिवर्स लेते हैं, ठीक है, आज से बहुत ज़्यादा साल बाद ये इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सपेंशन है इसकी बॉर्डर लाइंस पे नहीं हो रहा है कि आप ये समझो कि यहाँ पे बॉर्डर्स पे एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब बॉर्डर फैलती जा रही है। ये जो एक्सपेंशन है ये बीच बीच में हो रहा है, बीच बीच में वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब बॉर्डर लाइंस पे नहीं कर रहा है, बीच बीच में वर्क कैसे कर रहा है कि हर जगह एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब हर जगह हो रहा है, ठीक। मतलब बॉर्डर लाइन पे नहीं है हर जगह। एवरीवेयर इन यूनिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये मतलब जब एक छोटी सी जगह से देखेंगे तो हर चीज़ जो है वो यूनिवर्स में एक्सपैंड कर रही है, तो बेसिकली इसकी बॉर्डर लाइंस को ऑटोमेटिकली बढ़ा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी एक्सपेंशन, यहाँ पे भी एक्सपेंशन, यहाँ की भी जगह जो है वो फैल रही है, यहाँ की भी जगह फैल रही है, ओके। अदरवाइज 11th क्लास की जो NCERT की बुक है उसमें इस चीज़ का एक एग्जांपल दिया गया है बलून को लेकर के। यदि हम बलून में कुछ मार्क्स बनाते हैं और उसके बाद हम उसको फुलाते हैं, ठीक है, उसमें एयर भरते हैं, तो देखेंगे कि हम वो जो साइज़ है उनका वो बढ़ता जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ उनके बीच की जो खाली जगह है वो भी बढ़ती जाती है। बेसिकली आप ये है कि हाँ ये चीज़ जो है वो हर जगह से बढ़ रही है, हर जगह से, ठीक है। मतलब उसकी कोई बॉर्डर लाइन नहीं, वो हर जगह से बढ़ रहा है। तो ये एक्सपेंशन के बारे में कि हाँ यूनिवर्स में हर जगह हो रहा है। अदरवाइज़ इस एक्सपेंशन का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 70 किलोमीटर पर सेक पर मेगा पार सेक, जो कि एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट ये ज़्यादा है। स्पीड लाइट की क्या स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उसके कंपैरिजन में एक्सपेंशन यूनिवर्स का ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था जिसमें हमने दो चीज़ समझी कि मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा बहुत सारी गैलेक्सी, उन सारी गैलेक्सीज़ को मिला के यूनिवर्स है। अदरवाइज दूसरे पॉइंट पे कि सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक्सपेंशन हर जगह हो रहा है, मतलब बॉर्डर लाइंस पे नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है, ओके। दूसरा जो हमारा एग्जांपल है वो है दूसरा जो एक्चुअली एग्जांपल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि ठीक है कि किस तरीके से हमें पता लगा रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये चीज़ है रेड शिफ्ट। अब जो लाइट जो होती है वो बहुत सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई, ठीक है। यदि इस लाइट को हम डिस्पर्स करते हैं, मतलब इस लाइट को हम तोड़ते हैं, बिखेरते हैं, तो बिखेरने के बाद हमको जो हमारी विजिबल आंखों से दिखता है वो ये विबग्योर, ठीक है। अब ये जो वाइट कलर और वायलेट कलर और ये रेड कलर, ठीक है। रेड कलर की जो वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। मतलब ये है कि यदि रेड कलर होगा
तो आप कितनी भी दूर से उस रेड कलर को आसानी से देख लोगे, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि यदि हमारी, ये हम लेते हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक, मिल्की वे लेते हैं। तो यदि कोई भी ऐसी गैलेक्सी है जो कि हम देख रहे हैं कि वो हमसे ज़्यादा दूर जाती जा रही है, मतलब वो रेड और ज़्यादा रेड और ज़्यादा रेड, मतलब रेड रेड कलर में टर्न होती जा रही है, या फिर उसका, उस गैलेक्सी का जो कलर है वो हमको रेड में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिससे हम क्या कहेंगे, रेड शिफ्ट। ठीक है, मतलब ये कि कोई भी चीज़ हमसे दूर जा रही है, फार, तो वो रेड कलर में टर्न होती हुई हमको दिखाई देगी। और यदि कोई भी चीज़ हमारे पास आ रही है, मतलब हमसे और ज़्यादा पास आती जा रही है, तो हमको ब्लू कलर में शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। ये बिल्कुल इसी तरीके से यदि कोई चीज़ हमसे दूर जाती जा रही है, जैसे कोई साउंड है, साउंड में इसको डोपलर इफेक्ट की तरह देखा गया। यदि कोई भी व्हीकल, उसका सायरन वगैरह जो कि दूर है और ज़्यादा दूर जाता जा रहा है, तो उसकी जो वेव्स होंगी ना, मतलब उसकी जो साउंड वेव्स होंगी, वो हमारे तक आने में हायर जो वेव्स होंगी, मतलब जो लंबी लंबी वेव्स होती हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिससे हम ये समझ जाएंगे हाँ चीज़ अब दूर जा रही है। और यदि वो व्हीकल हमारे पास आएगा तो उसकी जो ये वेवलेंथ्स होंगी ये कम होंगी। ठीक है, वेवलेंथ्स कम होंगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, जिससे हम ये समझेंगे हाँ ठीक है अब ये चीज़ हमारे पास आ रही है। तो यही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, मतलब ये कलर्स का एक्चुअली है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसमें ये समझते हैं कि यदि कोई भी चीज़ हमारे पास आ रही है तो वो ब्लू कलर में शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी, कोई भी चीज़ दूर जा रही है तो रेड कलर में शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। तो हर जगह भी हम देख रहे हैं गैलेक्सीज में रेड शिफ्ट, मतलब जो जिस रेड कलर में अभी मौजूद है वो और ज़्यादा रेड कलर में शिफ्ट होता जा रहा है। ठीक है, मतलब हर चीज़, मतलब जो भी गैलेक्सीज वो ज़्यादा दूर जा रही है। ठीक, इसके अलावा जो इसका सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट है वो है CMB। फुल फॉर्म है इसका कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ठीक है, अब कॉस्मिक से हम ये समझ लेते हैं यूनिवर्स। माइक्रोवेव, तो जैसे मैंने अभी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया था, तो बेसिकली समझो कि जो लाइट है, जो लाइट में या फिर हमें जो भी जितनी चीज़ें दिख रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें दिख नहीं रही। ठीक है, जैसे रेडियो, अब आप ये समझो आपका रेडियो वर्क कर रहा है, या फिर हम फ़ोन से बात कर रहे हैं, सिग्नल्स वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये सिग्नल्स हमें अपनी आंखों से दिखेंगे नहीं, बट ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अपनी आंखों से क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि हमारी खुद की एक रेंज है देखने की। ठीक है, कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक हमको दिखता है, इसके आगे और इसके पीछे वाला हमको नहीं दिखता है। तो जैसे ये माइक्रोवेव्स है, मतलब आप ये समझो कि जो माइक्रोवेव होता है उसकी जो वेव्स होती है वो भी हमें अपनी आंखों से दिखती नहीं है, बट वो एग्जिस्ट करती है, चीज़ों को गर्म करने का माइक्रोवेव में काम कर रही है। ठीक है, अब बैकग्राउंड से हम ये समझते हैं कि स्पेस, लाइक यूनिवर्स का पूरा स्पेस। ठीक है, क्योंकि यदि पूरा यूनिवर्स है वो दो यूनिवर्स, एक तो मास और एनर्जी से बना हुआ है, दूसरा वो स्पेस से बना हुआ है, मतलब वो खाली जगह का है। ठीक है, तो मास और एनर्जी जो है वो स्पेस को घेरती हैं, लेकिन जो खाली स्पेस है उसमें हम ये चीज़ डिटेक्ट करते हैं, वो है CMB। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है, तो जब हमारा यूनिवर्स सिंगुलर, मतलब एक सिंगुलैरिटी, छोटे से सिंगल एटम से बना हुआ था, और जैसे ही इसने एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया, तो मतलब जैसे ही धीरे धीरे ये फैलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर में आया, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। तो वर्तमान में भी अधिकांशतः जो चीज़ें होती है वो 99.9% जो हमारे यूनिवर्स है वो प्लाज्मा से बना हुआ है। ठीक है, मतलब एनर्जी और मास, यदि ये चीज़ हम देखेंगे तो 99.9% प्लाज्मा में है। अब जैसे जो सन है वो किसी और स्टेट में, मतलब वो गैस में नहीं है सन। ठीक है, वो किस में है, वो प्लाज्मा स्टेट में। पूरा का पूरा यूनिवर्स किससे बना हुआ है, बेसिकली वो सन से मिलके बना हुआ पूरा का पूरा यूनिवर्स। ठीक है, मतलब सन्स है वहाँ पे, जहाँ पे हम एनर्जी और मास को लेंगे तो वहाँ पे सन है। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा प्लाज्मा से मिलके बना हुआ है। ओके, तो अभी हम ये देखेंगे कि जब वो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा छोटा था और जैसे ही उसने धीरे धीरे एक्सपेंशन करने स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसका जो भी मटेरियल था वो सब कुछ एक दलदल की तरह फैल गया। ठीक, अब इसको आप किस तरीके से समझ सकते हो, तो ये कि अभी के टाइम पे यूनिवर्स जितना भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, उनकी सारी गैलेक्सीज के सारे सन्स को हम एक साथ मिला के एक छोटे सिंगल पॉइंट में डाल देंगे। ठीक है,
और बाद में यदि वो छोटा सा पॉइंट स्टार्ट करेगा फैलना तो वो एक सिंगल सन की तरह होगा, ठीक है, जो कि पूरे प्लाज्मा स्टेट में होगा। धीरे धीरे जैसे ही वो रेडिएशन करना स्टार्ट होगा, मतलब गर्माहट फैलाना स्टार्ट होगा, ठीक है, तो उसकी जो रेडिएशन होगी वो चारों ओर फैलेगी। अभी जो प्लाज्मा स्टेट होता है इसका यहाँ पे तब के टाइम पे क्या टेम्परेचर रहा होगा, जो कि 6000 डिग्री सेल्सियस से लेके 10,000 डिग्री सेल्सियस, मतलब प्लाज्मा स्टेट का ही टेम्परेचर है, मतलब जो सन वगैरह होते हैं उनके ये सारे टेम्परेचर्स हैं, ठीक है। तो जब ये प्लाज्मा स्टेट में फर्स्ट में आया होगा और जैसे ही इसने अपनी रेडिएशन करना स्टार्ट किया होगा तो इसके आसपास का जितना भी स्पेस तब के टाइम पे बन पाया होगा, ठीक है, उसमें सारे के सारे रेडिएशंस फैले, ठीक है। और जैसे टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ये एक्सपैंड होता गया। इसका मतलब ये है कि इसकी जो प्लाज्मा जो भी इसका मटेरियल था, ठीक है, उसको एक्सपैंड होने के लिए, मतलब उसको डिवाइड होने के लिए जगह मिलती गई, ठीक है। तो बाद में इसके फिर और ज़्यादा डिवाइड होते होते आज जितने भी इसके सन्स हैं वो सारे के सारे सन्स बनते गए, ठीक। पर ये जो रेडिएशन था ये रेडिएशन रहा वहीं पे, ये रेडिएशन रह के भी क्या स्पेस में ही रहेगा ना ये, तो वो रेडिएशन तब बना रहा। इसको हम कहेंगे बेसिकली फर्स्ट रेडिएशन, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन था अकॉर्डिंग टू द टाइम ये रेडिएशन फ्रीज हुआ, ठीक है। अभी रेडिएशन यहाँ पे गर्म था, मतलब बेसिकली ये माइक्रोवेव की बात यहाँ पे की गई है, बट अकॉर्डिंग टू द टाइम ये जो माइक्रोवेव्स होती हैं ये फ्रीज हुई। अभी के टाइम पे वर्तमान में इसका जो टेम्परेचर है वो है -270 डिग्री सेल्सियस, इतनी ज़्यादा ठंडे। और ये चीज़ है ये पूरे यूनिवर्स में ऑल अराउंड, मतलब हर जगह पूरे यूनिवर्स के हर पार्ट में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड मतलब एक पूरी की पूरी चादर, ठीक है, वो पूरी की पूरी माइक्रोवेव से भरी हुई है जिसका टेम्परेचर इतना है, मतलब वो स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है, हर जगह है, ठीक है। तो ये जो मतलब जो फर्स्ट रेडिएशन होता है वो फ्रीज हुई है जिसका टेम्परेचर इतना है, ठीक, जो कि फर्स्ट रेडिएशन थी ये, जिससे ये सब चीज़ें क्या है एग्जाम्पल्स है कि हाँ इस तरीके से हम ये कर सकते हैं कि हाँ वो जो फर्स्ट सिंगुलैरिटी रही होगी उसका फर्स्ट रेडिएशन हमें उसका प्रूफ है। दूसरा हमें एक्सपेंशन का प्रूफ है। अब तो हमारे पास एक्सपेंशन का एक्सेलरेशन का भी जो वैल्यू होता है वो है हमारे पास, ठीक है, लाइक 70 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार सेकेंड, ठीक है। और सारी गैलेक्सीज हमसे दूर जाती जा रही हैं, रेड शिफ्ट ये सब, मतलब ये कि हाँ हमारे पास सारे के सारे एविडेंसेस हैं कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो विश्वास कर सकते हैं हम उसके ऊपर, ठीक है, और अभी तक सबसे ज़्यादा मान्य थ्योरी है। तो इस वाली वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें समझाई गई, ठीक है, जो कि पूरी की पूरी इस चीज़ के बारे में थी कि हाँ बिग बैंग के क्या क्या एविडेंसेस है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये जो चैनल है बेसिकली बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि इंटरेस्टिंग दैट आर रिलेटेड टू आर स्टडीज़, ठीक है। तो इन सारे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो बेसिकली तो अभी हमने शुरू किया इसको ज्योग्राफी से, लेकिन डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तरफ भी अलग अलग टॉपिक्स में इसको लेके जाएंगे। तो आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट तो ज़रूर से करें बिकॉज आई वांट द फीडबैक्स, या जो भी क्वेश्चंस है आपके, जो भी क्वेरीज है या फिर जो भी आपको चेंजेस लगते हैं वो सब सजेस्ट करने के लिए। थैंक यू। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में।